सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। बिहार एस्टेट का रिजल्ट आ चुका है और बिहार एस्टेट के रिजल्ट में पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं मिलान करिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन पर आप आपत्ति जताना चाहते हैं उन क्वेश्चन को भी आप बताएंगे तो उनका भी समाधान किया जाएगा। किसी भी बच्चे का ये पेपर जिसको मैं लेकर डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूँ, बिहार एस्टेट का मॉडल पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप आंसर ले सकते हो। हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और बीपीएससी की बेस्ट प्रिपरेशन कीजिए। हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन क्या है, बच्चे ने आंसर क्या दिया था वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन अपना डिस्कशन करेंगे। द वेंडर वॉल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर। अब वेंडर वॉल गैस किसका बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, तो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि वेंडर वॉल गैस इक्वेशन जो बिहेव करती है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, वो आपको यहाँ समझाया जाएगा। देखिए, वेंडर वॉल गैस एक रियल गैस इक्वेशन है, तो यहाँ पर मैं रियल गैस को टिक करूंगा, यानी कि इसको टिक करूंगा। तो रियल गैस इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिलान कर लीजिए अगर आपके पास में पेपर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स द वॉल्यूम पूछा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के ही होगा। जो ऑप्शन हमें यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट ने देखिए करेक्ट ऑप्शन दिया है, तो आपके हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट ने, जो भी है उसके बहुत ही अच्छे नंबर हैं। और यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन सही जा रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप मिलान करते जाइए, जहां पर भी आपको आपत्ति लगे आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, वो सभी क्वेश्चन है। इन वैंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ नॉन आइडियल गैस द टर्म दैट अकाउंट फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपको पता है कि ए को रिप्रेजेंट करता था, और ए जो होता है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है, ये अगर नंबर ऑफ मोल एक ले लिया जाए तो फिर आप मान लीजिए फिर यही ऑप्शन हमारा सही है। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, अंतरा आणविक बलों के लिए जिम्मेदार, फोकस लग गया, फोर्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। द वेंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर नॉन आइडियल गैसेस द टर्म दैट अकाउंट। तो सिंपल सा जवाब है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब आप देख लेते हैं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, ये सी ऑप्शन दे रखे हैं। तो सॉरी, ये थोड़ा सा बढ़ा लें ऊपर, ये तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे पास में ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट है। यही वाला पोर्शन हमने निकाल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट वाला सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट, जो हमने मिलान भी आपको करके दिखा दिया। अगर n की वैल्यू यहाँ पर आप 1 लेते हो तो फिर आंसर क्या आएगा, a अपॉन बी स्क्वायर ही आएगा ना। उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं है। हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हम आपको प्रिपरेशन बेस्ट कराएंगे। और लार्ज नंबर ऑफ द सिलेक्शंस वी हैव ऑलरेडी गिवन इन लास्ट ईयर्स इन बीपीएससी एज वेल एज इन बिहार स्टेट एग्जामिनेशन। तो अब भी अगर आप संदेह के दायरे में बैठे हुए हैं तो फिर आप अपनी गलती कर रहे हैं। बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपके सामने है, और आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी आपको अनाउंसमेंट मिलेगा, बच्चों की वीडियोस आएंगी कि सर हमने क्वालिफाई कर लिया है। तो अब आप देखिए इसमें व्हाट डज थीटा रिप्रेजेंट इन ब्रैग्स लॉ। अब एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2d साइन थीटा। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू, अगर 2d साइन थीटा को देखते हो तो यहाँ पर थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो नहीं है, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन भी नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज का ही होगा। और इन्होंने भी वही ऑप्शन दिया, बच्चे ने भी वही ऑप्शन दिया था। तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एक्स रेज हैव लार्जर वेवलेंथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो एज कंपेयर टू गामा रेज बहुत होती है, गामा रेज के अकॉर्डिंग बहुत होती है। तो यहाँ पर एक्स रेज हैव द लार्जर वेवलेंथ देन दैट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ गामा रेज और गामा रेज ऑप्शन भी दिया है। देखिए स्टूडेंट ने क्या ऑप्शन दिया, स्टूडेंट ने भी गामा दिया, बिल्कुल एक्यूरेसी पर जा रहा है। मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक्स, तो यहाँ पर डी जो होता है, डी
इंटरप्लेनर स्पेस का डिस्टेंस एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या आना चाहिए, एक तो ध्यान, मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर द ब्रैक्स डिफ्रैक्शन, ब्रैक्स विवर्तन के लिए आवश्यक न्यूनतम इंटरप्लेनर रिक्ति है। तो न्यूनतम क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखो एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है, 2d साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस अगर आधा कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, तो आप लैम्डा बाई 2 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू डी साइन थीटा आ जाएगा। तो फिर आंसर आपका लैम्डा बाई 2 हो जाना चाहिए, ये मिनिमम हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा जो जाना चाहिए यहाँ पर, ये सेकेंड वाला ऑप्शन जाना चाहिए। स्टूडेंट ने लैम्डा बाई 4 दिया है और यहाँ पर लैम्डा बाई 2 होगा, यानी कि उन्होंने इक्वेशन को 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ नहीं करना भूल गए, इसीलिए उन्हें लगा कि आंसर 1/4 होगा, नीचे लाके 2 से मल्टी। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इन NaCl स्ट्रक्चर, इन NaCl स्ट्रक्चर, जरा रुक जा पन्ना भाई। NaCl की संरचना में ए सभी अष्टफलकीय, तो हिंदी आ गई, चलो कोई बात नहीं। इन NaCl स्ट्रक्चर इंग्लिश दे रखा है, पहले ये देखें क्या इंग्लिश दिया हुआ है। अच्छा, जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया उसी के अकॉर्डिंग दे दिया है, ठीक, चलो कोई बात। इन NaCl स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड। देखो NaCl स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो तो केवल ऑक्टाहेड्रल साइट ही ऑक्युपाइड होती है। NaCl का स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो तो केवल ऑक्टाहेड्रल साइट ही ऑक्युपाइड होती है। तो यहाँ पर ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड, ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल सही, ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स। तो यहाँ तक मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। आपको अगर डाउट लगता है इनमें तो मुझे भेजिए, मैं उसको करेक्शन करके आप तक पहुंचाऊंगा कि आखिरकार किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। हाउ डज अ कैटलिस्ट चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन के टाइम पर कैसे चेंज करता है, मास वाइज, केमिकली, क्वांटिटेटिवली। तो हम आपको बताएंगे मास वाइज तो बिल्कुल नहीं करेगा, फिजिकली क्या होता है कि ये भाई जो कैटलिस्ट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो सरफेस अपना प्रोवाइड करता है, वहां पर रिएक्शन होती है और चली जाती है, केमिकल चेंज उसमें करता है। लेकिन केमिकल चेंज होने के बाद उसमें फिजिकली बहुत कुछ, देखो क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले। हाउ डज ए कैटलिस्ट चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो केमिकली तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, फिजिकली हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए। और फिजिकली बाइंड अप होगा, तो भाई बाइंड अप होगा तो कैसे चेंज होगा, जैसे मान लो ए है और बी की रिएक्शन करा रहा है, सी कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो सी तो इस पे बाइंड अप होता है, फिजिकली ये चेंज होता है, केमिकली ये चेंज नहीं होता, क्वांटिटेटिवली भी ये चेंज नहीं होता है, ये भी अमाउंट उतना ही रहता है जितना होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन भी इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट फिजिकली ही दिया है। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत लगती है तो अनु सर को तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, हमें आपसे डिस्कशन करना है, तो आई एम रेडी टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्शन कंसंट्रेटेड इज, concentration होना चाहिए, concentration is the reaction rate can be defined as the rate of reaction। तो द रेट कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं यहाँ पर रेट कांस्टेंट ले लेता हूँ, R इज इक्वल टू के हो गया और ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होगा, तो उस कंडीशन में फिर आप लोग जो हैं वो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए जरा शुरुआत कर लेते हैं, हम लोग। द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड, तो अगर मैं ये कहूँ कि when defined as the rate of reaction when each reactant concentration, अगर इसकी x की वैल्यू हम लोग 1 मान लें तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाए, तो कांस्टेंट जो है वो इसके बराबर ही आ जाएगा रेट के, ठीक है, एग्जैक्ट, तो यानी कि यूनिटी होना चाहिए, और यूनिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल एक्यूरेसी पर जा रहे हैं हम लोग, अभी यूनिटी सही है। उसके बाद इन 30 मिनट्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, मतलब हाफ लाइफ दे रखा है, और हाफ लाइफ कितना दिया, टी हाफ की वैल्यू जो है वो 30 मिनट दे रखी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क 87% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी कि द अमाउंट ऑफ द टाइम एट टुक द कंप्लीट, तो 87% कंप्लीट होने का मतलब 100 शुरुआत में ले लो, और 87 कंप्लीट हो गया तो नीचे 87.5 रख लीजिए, ठीक है। तो 87% कंप्लीट हो जाती है तो 100 माइनस 87 पॉइंट, तो ये लगभग
क्या बचेगा, यानी बचेगा ये आपका 100.00 यानी 87.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 हो गया, ये आपका 9, ये 2 हो गया, और यहाँ पर आपका 9 1 12.5 बचा। तो टी हाफ इज इक्वल टू, तो फार्मूला सीधा लगा दीजिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के हो गया, तो के निकल जाएगा, तो इसका मतलब हुआ 0.693 अपॉन हो गया आपका टी हाफ, और वैल्यू 30 मिनट हो गई, इज इक्वल टू लॉग 2.303 लॉग इनिशियल 100 मान लीजिए, फाइनल 12.5 मान लीजिए। तो इन्होंने ऑप्शन किस कैटेगरी से दे रखे हैं तो वो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन क्या कह रही, पहले तो मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये जो कैलकुलेशन होके आएगा हमारा कौन सा वाला, मैं फटाफट इसको कैलकुलेट किए दे रहा हूँ, आपको ही पता लग जाएगा। तो ये हो गया आपका 0.693 डिवाइडेड बाई 30 कर देता हूँ, तो ये आ गया आपका 0.0231, 0.0231 इज इक्वल टू 2.303 लॉग 100 जो होता है वो आपका 2 हो जाएगा, माइनस लॉग 12.5। तो अब लॉग देख लेते हैं। लॉग हो गया आपका लॉग, लॉग हमारे पास में है, लॉग कितना है 12.5, तो ये हो गया 1.09 माइनस का ये हो गया आपका 1.09। चलिए अगली स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 मिनट का समय दो मात्र, ज्यादा नहीं। अब ये हो गया 0.0231 इज इक्वल टू 2.303, तो कैंसिल ही कर दूंगा मैं भी, और ये लॉग 100 की वैल्यू हो जाती है अब 2, और ये हो गया माइनस का 1.09, 1 ही मान लीजिए, तो ये आपका 1 बचा। तो ये 1 बचने का मतलब हुआ कि अब ये आपका टाइम, यानी यहाँ पर टी रह गया ना, तो टी इससे, इसका मतलब है टी इधर ले आइए, तो ये हो गया आपका टी इज इक्वल टू, यहाँ पर तो टी होगा ना, टी इधर आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन में आ जाएगा 0.0231, और इनटू हो गया आपका 1, तो ये हटा दीजिए। तो जब ये हटाएंगे, एक 2.303 है, और यहाँ पर ये आ गया आपका एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर, तो ये हटेगा और एक जीरो बढ़ जाएगा, 303 एक बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास में बचा 230 और 30 डिवाइडेड बाई आपका 231, तो 230 डिवाइडेड बाई 231 का मतलब हुआ, तो यहाँ पर 23 0 30 डिवाइडेड बाई 231, लगभग 100 के आसपास आना चाहिए, 90 के आसपास आना चाहिए। तो टाइम में ऑप्शन में 90 बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन में 90 मिनट दिया है, मेरा भी 90 ही आ रहा है, तो 90 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है 90 मिनट। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमने भी कैलकुलेशन कर ली है, चेक कर लीजिएगा, लॉग की वैल्यू पूरी डिजिट पर रखिएगा, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, आपको 90 के आसपास आंसर मिल जाएगा, 100% 90 नहीं, लेकिन 90 की नियर में हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, मोलैरिटी या फिर सॉल्यूशन एक्सप्रेस किस में की जाती है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी सॉल्यूशन की, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा एक्यूरेट है, यहाँ सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बहुत ही सही चल रही है ये सीरीज हमारी, बहुत सही चल रही है, ठीक है ना। चलिए हम सोच रहे थे इसको स्क्रीन टच करके कर दे, लेकिन ये होने को तैयार नहीं। चलिए स्क्रीन टच करने का मतलब पूरी स्क्रीन चढ़ जाए, बस ठीक, इसी से चलेंगे हम लोग। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट पजेस्ड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होनी चाहिए, नॉट लगा हुआ है, तो राउल्स लॉ ओबे करना चाहिए, नॉट ओबे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन नॉट पजेस्ड बाय आइडियल, ठीक है, नॉट है ना। तो अरे यार आगे क्यों बढ़ जाते हो, ये ओबेज राउल्स लॉ तो करेगा, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो रहता है, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो जीरो रहेगा। देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन, ये भी सही है। ओनली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस बिहेव आइडियल, बिल्कुल सही, यानी कि जो कंडीशन है वो जीरो हो जाता है अगर वो आइडियल है, तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट यही हो जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट यही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे से हमारे स्टूडेंट ने कंप्लीट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कौन सा, ये मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, नोट करो, मैंने जब आपको वीडियोस दी थी उसमें इंपॉर्टेंट इसको नोट किया गया था और ये इस पर आया, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर डेविएशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये नहीं होता है, यही लोगों ने डिस्कशन किया था और ये एक हमारे टीचर हैं उन्होंने भी, रिलेटिव लोअरिंग होता है, लोअरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर तो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, ये भी कॉलिगेटिव है, ये भी कॉलिगेटिव है। और डेविएशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, ये एलिवेशन ऊंचाई लिखा हुआ, एलिवेशन ठीक गलत छपा हुआ है। लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इस क्वेश्चन पर मैं जो है अगर यहाँ पर नॉट लगाते हो, इस पर मैं ऑप्शन इंपॉर्टेंट का लगाता हूँ, गलत दिया है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव है, और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन गलत छपा है, ऊंचाई यहाँ ऑलरेडी लिखा है एलिवेशन। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोअरिंग, ये कॉलिगेटिव नहीं, दिस इज नॉट ए कॉलिगेटिव, तो यहाँ नॉट भी नहीं लगा है, तो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, यहाँ नॉट लगना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये आंसर दिया हुआ है, ये आंसर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसको सभी को नंबर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 313 जो इनके पेपर का है वो गलत है और ये नंबर सभी को काउंटेड होंगे। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द नॉन जीरो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नॉन जीरो फॉर, किसके लिए नॉन जीरो होगी, तो आपको बताएं कि O2 मॉलिक्यूल, कॉपर, O3H पॉजिटिव, इनकी सभी की जीरो होती है, जबकि ओजोन की जो एंथैल्पी होती है वो नॉन जीरो होती है। एक्चुअल में ओजोन को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ओजोन के स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओजोन के स्ट्रक्चर में भी कंडीशन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉन जीरो होगी, क्योंकि सबसे पहले ओजोन 2O3 होता है, 2O3 जो बनता है वो कहाँ से बनता है, 3O2 से बनता है। तो यहाँ पर 100% कन्वर्जन नहीं होता है, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क करने पर बनता है, तो यहाँ नॉन जीरो ओजोन ही है और हमारे स्टूडेंट ने भी ओजोन लगाया है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। द एंथैल्पी ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, माइनस हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पर नेगेटिव का आंसर है, ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर हम लोग इज ऑलवेज नेगेटिव पर टिक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, फटाफट कर लीजिए और आपको भी पता लग जाएगा कि क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत कौन सा स्टेटमेंट है। वर्क फंक्शन इज ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, तो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, तो टेम्परेचर इज ए, हीट इज ए, ठीक है, टेम्परेचर। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, नहीं वर्क फंक्शन ना, गलत। change in state is completely defined as when the initial and final state are specified, ये तो state function property है, ये है थर्ड वाला है। work appears as boundary of the system, work appears at the boundary of the system, ठीक है, ये भी सही है। तो गलत पूछा गया है, वर्क इज ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर वर्क नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क इज ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, कार्य जो है वो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये स्टेट फंक्शन, ये गलत स्टेटमेंट है, गलत है। यहाँ पर आपका जैसे हीट हो गया, एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, दैट इज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, लेकिन वर्क स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ये मेरे भी अकॉर्डिंग है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल रटवाया था, CP माइनस CB इज इक्वल टू R होता है, तो इसमें सोचना समझना कुछ है ही नहीं। CP माइनस CB इज इक्वल टू RT, तो RT नहीं RT है, अगर टेम्परेचर दिया है तो CP माइनस CB इज इक्वल टू R, यहाँ पर T दे दिया इन्होंने, T दे दिया है, R होना चाहिए, CP माइनस CB इज इक्वल टू R, ये CP माइनस CB इज इक्वल टू R, ठीक है। टेम्परेचर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते ही हैं, तो यहाँ CP माइनस CB इज इक्वल टू R होता है, यही मेयर्स का फार्मूला है, दोनों का रिलेशन यही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पर भी आप टिक करिए, क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप टिक कर लीजिए, CP माइनस CB इज इक्वल टू R।
ठीक, इस बात का ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पर भी आप टिक कर लीजिए, ये भी गलत आंसर दिया हुआ है मेरे हिसाब से। एट ए सर्टेन टेम्परेचर 50% ऑफ HI डिसोसिएटेड इनटू H2I2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो 50% है तो 50% का मतलब फार्मूला लगा दीजिए आप। तो फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा 50% के लिए। चलिए यानी कि 2HI को हम लोग तोड़ देते हैं, किसमें तोड़ते हैं, H2 में और I2 में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स क्या लेते हैं, 2x ले लेते हैं, तो यहाँ पर x बनता है, यहाँ पर भी x बनता है, लेकिन ये 50% बता रहा है तो x/2 बन जाएगा। और अगर मैं 1 मोल यहाँ 2 मोल ले रहा हूँ तो ये 2 मोल ले रहा हूँ तो 1 मोल बन रहा है। और अगर यहाँ पर मैं 50% ही डिसोसिएशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पर 1/2 बनेगा, यहाँ पर भी 1/2 बनेगा। और 50% डिसोसिएट हुआ तो 50% बच जाएगा, एक बचा। तो सिंपल सी बात ये हुई कि अगर हमारा फार्मूला K इज इक्वल टू हो जाता है H2 इंटू I2 हो जाता है डिवाइडेड बाई HI की पावर 2 हो जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि अब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1/2 इंटू 1/2, और नीचे तो वही रह जाता है, तो ये 1/4 हो गया, नीचे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, बिल्कुल। यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन राइट जा रहा है, 0.25 आएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन भी है और करेक्ट आंसर भी दिया। देखिए क्वेश्चन वही है बिल्कुल, विच इज फॉलोइंग ए पेयर ऑफ बफर, मैंने खूब पढ़ा है। बफर किसका है, बफर जो होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान लो वीक एसिड है तो HNO2 एक वीक एसिड है, चलो इन्होंने दिया, बाकी और भी मिलान कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता है, स्ट्रॉन्ग है। और HNO3 है, और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं। और HCl KCl संभावना ही नहीं है। HNO2 NaNO2 यही होगा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन एक्यूरेट दिया है, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें है भी नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल दमदार है। KF और KB की वैल्यू पर अगर चले आते हैं तो आपको पता होना चाहिए KF एंड KB रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। पर्टिकुलर तो क्या कह रहा है कि केमिकल दोनों की वैल्यू बराबर हो जानी चाहिए। अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो फॉरवर्ड जितनी रिएक्शन चलेगी उतनी ही तो बैकवर्ड आएगी, तो KF और KB की वैल्यू यहाँ पर बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए सही है, KF और KB की वैल्यू बराबर आएगी, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर बी करेक्ट दे रखा है, बी करेक्ट क्यों, बी क्यों करेक्ट होगा भाई, अच्छा KF और KB, ओ आई सी, if KB and KB represent the equilibrium constant for forward and backward reaction, नहीं ये वो नहीं ऑप्शन, अगर रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए KF और KB की वैल्यू बराबर आएगी, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, यानी ये आंसर होगा। आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पर, रेसिप्रोकल नहीं हो सकते, एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होंगे। अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड में तो रेसिप्रोकल कैसे हो जाएंगे, जितना फॉरवर्ड चलेगी उतना ही बैकवर्ड चलेगी भाई। तो ऑप्शन आप इसे सही करिए, ये क्वेश्चन भी गलत हुआ। कितने क्वेश्चन गलत हुए ये मैं आपको बता ही रहा हूँ, और उनको आप अपने चैलेंजिंग के साथ डाल सकते हैं, बुक का नाम मैं आपको बता दूंगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का तभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगी, नहीं तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ही नहीं होगी, पहली बात तो यही है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन KF है ना, और यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो KB हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी अगर हम देखें तो सामने ही है। तो अगर हम लोग इसको KC कब बोलते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर KF इज इक्वल टू KB हो जाता है, KF इज इक्वल टू KB, यस राइट। इसका मतलब जो है अगर इसके नीचे आए तो KF अपॉन KB हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगी तो KF अपॉन KB, जिसे हम लोग KC बोलते हैं। यानी KF, अगर KF बढ़ेगा, KF और KB दोनों बराबर आ जाएंगे, KF और KB दोनों बराबर आ जाएंगे जब इक्वेशन इक्विलिब्रियम में आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, इक्वल पर है, साफ दिखाई दे रहा है। और तभी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तभी जब इक्विलिब्रियम पर आती तभी वैल्यू पुट करते हैं, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, बी नहीं होगा। केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्पीशीज इज, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्पीशीज इज, तो केमिकल पोटेंशियल का मतलब है डिफरेंस इन ऑल द फेजेस एट केमिकल इक्विलिब्रियम, सेम इन ऑल द फेजेस एट केमिकल इक्विलिब्रियम, डिफरेंट इन ऑल द फेजेस एट फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेम इन ऑल फेजेस एट इक्विलिब्रियम। तो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा
कि केमिकल पोटेंशियल वो स्पेसीज होती है जिसका फेज के ऊपर जो है बहुत फर्क नहीं पड़ता, सभी फेज में इक्वल आती है। तो यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से तो फोर्थ ही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। डिफरेंट इन ऑल फेजेस एट केमिकल इन्होंने लगाया है, लेकिन ना बच्चा यहाँ पर आंसर सेम इन ऑल फेजेस एट इक्विलिब्रियम पर, बात इक्विलिब्रियम से दे रखी है इसीलिए ये होगा, अदरवाइज तो वही आंसर हो जाता है। डिफरेंट हो जाती है अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होती तो। बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तभी पोटेंशियल आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा आंसर। भैया ध्यान दो इस पर यार। फॉर ए लिक्विड केस व्हाट इज द फेज इक्विलिब्रियम रेशियो, लिक्विड केस में फेज इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है इसको बताइए। तो रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन of the species in two phases at equilibrium, रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। तो फॉर लिक्विड केस व्हाट इज द फेज इक्विलिब्रियम, तो दोनों रेशियो पार्टीशन कोफिशिएंट के बराबर होता है। ठीक है, तो फेज इक्विलिब्रियम लिया, एक बार और डिसीजन ले लेता हूँ। रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द स्पीसीज इन टू फेजेस एट इक्विलिब्रियम ना, मेरे हिसाब से तो रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशिएंट ही है जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जुड़ा हुआ है, और आंसर बिल्कुल सही है भैया, आंसर सही एक्यूरेट है, इस पे कोई ब्लेम नहीं है। व्हाट डज द फेज रूल, मैंने बिल्कुल रटवाया था फेज रूल। ठीक है, क्या बताता है फेज रूल, हमें ये बताता है कि चरणों की संख्या बताता है, यानी कि नंबर ऑफ फेजेस बताता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो हमें ज्यादा बेटर लगता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ऑप्शन हमारा जाना चाहिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ऑप्शन जाएगा। भाई फार्मूले में सिंपल सा एफ यहाँ पर आ रहा है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बताएगा, एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें मेन कैलकुलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकालनी होती है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है, बी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही, आंसर भी सही है और ऑप्शन भी सही है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से सभी बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं और उनको बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। Q इज इक्वल टू NF होता है, इसमें बताने की कोई शंका नहीं, चार्ज जो होता है नंबर ऑफ फेराडे के डायरेक्ट इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन करेक्ट है इसमें से। तो यहाँ पर भाई आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक कूलम जो होता है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, 1 फैराडे जो होता है 26.8 एम्पियर आर में दे दिया गया, ठीक, आर में दे दिया गया। तो जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1 फैराडे 96500 कूलम होता है, तो इसको डिवाइड करके मैं जरा चेक कर लूँ, आंसर मिलान हो जाएगा। 96500 3600, ठीक है, 3600 से डिवाइड कर दीजिए, जब 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आंसर आ रहा है, 3600 से डिवाइड करने पर सेकंड के हिसाब से फिर यही आंसर हमारा आ रहा है। तो सेकंड आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, 3600 से डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका 26.8 बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। जो आपका फैराडे दिया है 96500, इसको आप 3600 से डिवाइड कर दीजिए और काट दीजिए, आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो भाई हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग ये भी वीक हो गया, तो ये एसिटिक एसिड हुआ, ये एसिटिक एसिड वीक हुआ, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें HCl दिख रहा है, तो आंसर मिला लेते हैं, बाकी तो वीक ये भी काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम आंसर आपका HCl ही दिया है, और HCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है। व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज द चेंज इन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो ये घट जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज होती है जब हम इसकी डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं। तो वाटर इज एडेड, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीजेस, ए है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, डिक्रीज कर जाती है। तो देख लेते हैं आंसर, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन है, डिक्रीज कर जाती है, बिल्कुल सही दिया है। उसके बाद निकिल हैज द एटॉमिक नंबर 28, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकिल का, लास्ट में आपको 8 आना चाहिए, 3d8 और 4s2 आ जाएगा, 3d8 और 4s2 आ जाएगा।
इसके बाद निकिल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, फिर कॉपर, जिंक आ जाता है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर दिया है। उसके बाद आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू। तो एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, यही मॉडर्न थ्योरी कहती है, प्रोटॉन पर डिपेंड नहीं करती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी यही बोली जाती है, ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिस्पेक्टिवली, तो जो साइज को डिपेंडेंट करते हैं, तो यहाँ पर रुक जाओ यार, रुक क्यों नहीं रहा है भाई, साइज को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेप को एजीमुथल, ओरिएंटेशन को आपका ये चुंबकीय क्वांटम। तो प्रिंसिपल ये हो गया, प्रिंसिपल डायरेक्ट यही से मिला देता हूँ इंग्लिश वाले, एजीमुथल ये हो गया, चुंबकीय ये हो गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। नीचे अब आंसर मिला लेते हैं कि आंसर इन्होंने क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दिया हुआ, इन्होंने बी लगा दिया था। भैया आपने बी क्यों लगाया भाई, ये गलती आपसे कैसे हो गई, शेप नहीं, शेप अलग चीज है, साइज, साइज पहला आना चाहिए ना, साइज का मतलब एनर्जी लेवल की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी, कौन सा ऑर्डर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार इंपॉर्टेंट बताया गया, अनुसर ने पूरा यही समझाया था। तो आपको बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो थी, नहीं ये ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही लगी है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी ठीक लगी है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी ठीक लगी है और बिल्कुल सही लगे हैं। ये देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ये गलत दे रखी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है फ्लोरीन के बाद, जैसे यहाँ पर दिया फ्लोरीन, ये तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ब्रोमीन आएगा, फिर देन उसके बाद फ्लोरीन का नंबर ब्रोमीन के बाद आता है ClBr, फिर यहाँ पर F आ जाता है। तो यहाँ पर यही आंसर हमारा सही है। इसको कंफर्म आप किताब से भी करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही ऑर्डर ठीक नहीं दिया, सही नहीं दिया है, प्रॉपर्टी जो बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की कम हो जाती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है ना इसलिए, ठीक है इसलिए। चलिए 32 पर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तो नहीं है, सोडियम छोटा है सबसे, स्कैंडियम को अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन और जल्दी रिलीज कर देगा। फर्स्ट आयनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल। तो भाई हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल देख लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर स्कैंडियम, सोडियम दिया है, पोटेशियम, ये रुबिडियम, ऊपर से नीचे आने पर आयनेशन पोटेंशियल जो है डिक्रीज करेगा। तो हाईएस्ट की वैल्यू पूछी तो इनमें तो सोडियम हो गया। और जब हम लोग इसी सीरीज में आगे चलते हैं तो स्कैंडियम को अगर देखते हैं तो स्कैंडियम में तो बहुत आसानी से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस परमाणु की आयनी सबसे अधिक होगी, तो सबसे अधिक तो भाई यहाँ पर इन्होंने आंसर क्या दिया है उसको मिलाते हैं, ए ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए, जबकि ऑप्शन इन्होंने डी करेक्ट दिया, डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता करेक्ट, रुबिडियम तो और कम आयनेशन पोटेंशियल रखेगा पहली वाली, और साइज में छोटा है सोडियम, तो फिर यहाँ पर संभावना, ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब इसको भी आप चैलेंजिंग में डाल सकते हो, चैलेंजिंग में डाल सकते हो, ठीक है डालिए चैलेंजिंग में से। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर यहाँ पर मैग्नीशियम की तो ज्यादा होगी नहीं, अब ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन देख लें, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी सी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल एक्यूरेसी यहाँ पर मिली। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही ढंग से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड इन, सिंगली ऑक्युपाइड दो होती हैं, मॉलिक्यूल में देखोगे दो ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड होती है, एंटी बॉन्डिंग होती है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग करेक्ट मानेंगे और इसी को करेक्ट देंगे, देखो ए ही करेक्ट है, ऑप्शन भी मिलाते चलिए। उसके बाद चलिए पेपर, अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, कैटाइन कोवेल छोटा होना चाहिए, कैटाइन छोटा और एनाइन बड़ा होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जा रहा है, करेक्ट जा रहा है सी ऑप्शन, बिल्कुल एक्यूरेट सी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इन क्वेश्चन पर ब्लेम नहीं लगाएंगे, जो क्वेश्चन ब्लेम, कितने क्वेश्चन गलत हो गए ये बताएंगे। NaCl क्रिस्टल द रेडियस रेशियो हमने कल ही निकलवाया था, अगर आपको वीडियो आपने मेरी देखी हो, क्लास मेरा अटेंड किया हो, तो रेडियस रेशियो यहाँ पर
लगभग 0.5 के आसपास आता है, 0.5 के आसपास आता है, जो 4 और उसके बीच में होता है। तो 0.5 मैंने कल निकलवाया है रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो कल निकलवाया है मैंने। आप मेरी बैच को अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं तो चेक कर लीजिए, मैंने पॉइंट ये निकलवाया और यही आंसर है। कल भी आंसर आपको चेक कराया था, ये ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है और मेरे प्यारे बच्चे ने ये डी ऑप्शन भी करेक्ट लगाया। देखिए कितनी अच्छी पढ़ाई की है। इसके बाद कह रहा है कि देखो ये अभी पूछ लिया कैसे रेडियस रेशियो, यही निकाला ना, आर पॉजिटिव आर कटायन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, पूछ लिया 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, हाँ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, ठीक है, वो सॉरी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने कल ही कराया, 337 337 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल करेक्ट है, ये पूछा गया था। विच ऑफ द विच एनलिस्टेड कंपाउंड इज टर्म्ड एज ए स्लेग लाइम। तो स्लेग लाइम तो आप बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्लेग लाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन कर डालिए तो आपको जरूर हमारी कोचिंग का आइडिया भी लगेगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कंडक्शन बैंड इज फुल, कंडक्शन बैंड फुल है तभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है, और नहीं तो फिर भाई इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते, और यही होगा 100% यही। दूसरा ऑप्शन तीसरा दिया है, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, क्या दिया है, ओहो सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो करेक्ट था भाई। NaCl अगर फ्यूज्ड होता, यहाँ पर दिया है सॉलिड सोडियम क्लोराइड, भाई सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो होता है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बैड कंडक्टर माना जाता है। बैड कंडक्टर तभी है, बैड कंडक्टर तभी है जब वो क्या कहते हैं उसमें ये फिल्ड होती है, फुल फिल्ड होती है। लेकिन इनकरेक्ट पूछा है तो फिर सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है ना, तो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, जबकि फुल होती है वो ऑप्शन, मतलब मैं इस हिसाब से लगा गया था, सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन सही दिया, आंसर भी सही दिया है, दिस इज माई फॉल्ट। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट गलत पूछा था, यही क्वेश्चन गलती करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो सही में हम लोग ढूंढ लेते हैं, सही ढूंढना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, ये अब सही चलेगा हमारा ऑप्शन। देखो ये XeF2 है, XeF2, तो ये मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर ऐसे चलोगे XeF2 में तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और लीनियर शेप हो जाती है, तो ए ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर है XeF4, XeF4 स्क्वायर प्लेनर, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना, ये गलत हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 है, प्लेनर तो है, और टेट्राहेड्रल है, लेकिन XeF4 टेट्राहेड्रल, XeO4 हो गया ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, टेट्राहेड्रल है XeO4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 सही है, टेट्राहेड्रल अष्टफलकीय, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय दिया है ना, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही गया, यानी कि ए और डी 1 2 3 करके ऑप्शन बना दिए। कौन सा सही है, तो एक तो आपका फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। अच्छा इनमें से भी नीचे ऑप्शन दिए हैं, ओ आई सी, तो चलो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ये भी सही हो गया, एसपी अष्टफलकीय है, बिल्कुल सही दिया है, तो इसका मतलब ACD ये हमारे सही ऑप्शन है। तो ACD का मतलब हुआ, अच्छा यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, ए में 1 2, समझ नहीं पाया इसको करना क्या है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक, हाँ मैं ये देखूँ, अच्छा नीचे ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनमें से आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो 1 तो सही है, और इसमें भी संभावना मुझे गलत की दिख रही है, इन्होंने बी ऑप्शन लगाया ना, बी ऑप्शन लगाया तो बात ठीक है, बी ऑप्शन में आपने, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, 1 तो ठीक है, और हमारे हिसाब से इन्होंने थर्ड लिया है, तो थर्ड भी ठीक है, ये दोनों ठीक है, लेकिन XeO4 को sp3 टेट्राहेड्रल, तो देखें 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। XeO4 टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, अब इसमें तो कोई बचा नहीं, ठीक। और
sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो ये भी ऑप्शन सही आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी 340 क्वेश्चन भी गलत जा रहा है। ये तो है ही सही, ठीक है, यानी कि 1 और 3, नहीं तो 1 3 तो ठीक है ही, फोर्थ में क्या गलती है, sp3 ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन भी है उसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल है, ओहो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ठीक, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ओ आई सी, क्योंकि जीनोन में ऐसे करके जाता है और ऐसे जाता है, एक एक दो तीन चार पाँच छः, और ये लोन पेयर यहाँ बच जाता है, लोन पेयर यहाँ पर बच जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही, हम मैं थोड़ा सा डाउट में रहा, यानी कि ऑप्शन जो हमारा सही है पहला तो बिल्कुल सही है, और ये हमारा सी ऑप्शन भी सही जो हमने अभी कैलकुलेट किया, लेकिन ये गलत हो गया, यानी कि यहाँ डिस्टॉर्टेड होना चाहिए, तो फिर आंसर का मतलब हुआ कि हमारा बी ही सही होगा, जो हमारे स्टूडेंट ने भी सही लगाया, मुझे थोड़ा सा डिस्कशन इस पर करना पड़ा, कोई बात नहीं। उसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ब्लॉक एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक के तत्व कम, अच्छा कौन से ब्लॉक के तत्व जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जितने भी हैं वो डी ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के तो सभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, ठीक है, कम तो पी ब्लॉक के हो जाएंगे कम, तो पी के आ जाइए आंसर, फिर पी लगाइए, पी के कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, और आया भी, बहुत बार पढ़ाया गया भी है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय विच नेम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोले जाते हैं, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोले जाते हैं, बिल्कुल सही लगाया गया ये ऑप्शन भी, तो ये ऑप्शन भी सही लगाया गया। इसके बाद आ जाइए, बाय विच रीजन एलिमेंट दिस इंट्रोड्यूस इन एफ ब्लॉक, बाय विच रीजन एलिमेंट दिस इंट्रोड्यूस इन एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर, बाय विच रीजन एलिमेंट दिस इंट्रोड्यूस इन एफ ब्लॉक, अच्छा थोरियम को किस कारण से थोरियम को एफ ब्लॉक में पेश किया गया है, किस कारण से थोरियम को एफ ब्लॉक में पेश किया गया, तो अब मैं देख लेता हूँ थोरियम को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर रखोगे तो ये एफ ब्लॉक में जाएगा नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम थापा ऊपर नापा एफ ब्लॉक में है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो ये एफ ब्लॉक में है, ठीक है, तो यही आना चाहिए ऑप्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज से रखा गया है ब्लॉक में, ये तो नहीं, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जा रहा है इसीलिए हमने इसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट को रखा थोरियम को, तो यहाँ पर ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने रखा है, ये तो बात ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं इन सभी एलिमेंट्स की एक होती हैं, लेकिन थोरियम जो है, देखो आपको बता देते हैं, यहाँ पर लेंथेनम लेंथेनॉइड होता है और ये एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड को अगर बोलें तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी जितनी भी इनकी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इससे मिलती जुलती हैं, और लेंथेनॉइड की लेंथेनम से मिलती जुलती हैं, इसलिए हम इनको रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो एफ ब्लॉक में रखने का कारण इनका जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पर इसको क्लेम करेंगे, बिल्कुल क्लेम करेंगे इसको। द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती कि ये अनपेयर्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये कंडीशन तैयार होती है। चलिए इसके बाद चलिए, अकॉर्डिंग टू बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी ना, इधर प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी और आयनाइजेबल ना के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो और फर्स्ट,
तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी ही आयनाइजेबल, एक ही ऑप्शन हम लोगों को टिक करना है। थोड़ा सा फोन आया इसी वजह से मुझे दूसरी जगह दिमाग लगाना पड़ा, कोई बात नहीं। आप इसके बाद चलिए कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। जो मैंने क्वेश्चन क्लेम पर थे वो दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है? क्या NaCl का नाम है? नहीं है। देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब कोऑर्डिनेशन से पूछा गया। हेक्सा अमीन क्रोमियम जरा लिख लेता हूँ यहाँ पर, हेक्सा अमीन यानी कि NH3 का होल 6 हो जाता है, और क्रोमियम यहाँ पर Cr हो गया, और थर्ड आयन हो गया यानी ट्राई पॉजिटिव। टेट्रा अमीन जिंक हो गया, तो यानी कि टेट्रा अमीन ये NH3 का होल 4, और यहाँ पर जिंक हो गया, और यहाँ पर आपका डाई पॉजिटिव हो गया। टेट्रासाइनोनिक्लेट हो गया, यानी कि टेट्रासाइनोनिक्लेट Ni हो गया, Cn का होल 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, और यहाँ पर आपका 2 नेगेटिव आ जाएगा। डाईअमीन सिल्वर, अगर यहाँ पर Ag NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर एक पॉजिटिव लगा देता हूँ, तो ये भी कंडीशन आपकी तैयार हो गई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक, तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ क्रोमियम के पहले केस में देखूँ, तो ये इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर आर्गन हो गया, 3D हो गया, 3D5 और 4s1, और यहाँ पर हो गया आपका 4p0। तो अब यहाँ पर मुझे अगर मैं देखता हूँ इसको एक्स, भाई वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड का मतलब है कि, लेकिन अमोनिया तो इसके केस में जो है वो, अगर मैं यहाँ पर डी में 5 ले लेता हूँ, पेयरिंग कराएगा ये अमोनिया इसके केस में, 1 2 3 4 5 हो गया, और ये हो गया 4s में 1, लेकिन 3 पॉजिटिव आने का मतलब है ये 0 हो गया, और यहाँ पर आपका 2 ये होगा, तो 3 बचा, तो 1 2 3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये से 3 अनपेयर्ड आ गए, 3 अनपेयर्ड आ गए। जिंक में 10 पूरी हो जाएगी, 10 पूरी हो जाएगी, मतलब ये नहीं हो सकता। निकल में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नहीं हो सकता। सिल्वर में अमोनिया का एक पॉजिटिव ऑलरेडी पेयर्ड है, तो ये नहीं, यही ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 3 अनपेयर्ड है, और दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पेयरिंग यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, एक यहाँ, 2 यहाँ से निकाल दो, ट्राई पॉजिटिव हो गया, सही ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक, बिल्कुल आगे बढ़ लेते हैं, सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लेम करने लायक क्वेश्चन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो NaCl इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक NaCl डाया है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो बिहेव लाइक इंसुलेटर, ना करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट इज एन एंटी फ्रीज सब्सटेंस, ऑन हीटिंग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फेरी मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं, ठीक है, हाँ ये रॉन्ग है, डाया है। पैरा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। कोबाल्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक नहीं है, फेरो है। और ऑन हीटिंग फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूज, तो यही आएगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट है, और उन्होंने भी ऑप्शन डी ही दिया है। बाकी आगे बढ़ लेते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज पर आर्हेनियस कंसेप्ट वीक एसिड अमंग दोज, इसमें से कौन वीक एसिड है? इसमें से कौन वीक एसिड है? तो HCl स्ट्रॉन्ग है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है, SCN एक वीक एसिड हो गया, SCN एक वीक एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज ए लुईस बेस, इसमें से लुईस बेस कौन सी है? तो लुईस बेस का मतलब है कि उसके ऊपर नेगेटिव साइन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायन हो सकती है। न्यूट्रल स्पीसीज विद 1 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एग्जैक्ट, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल यही सही है। बाकी पॉजिटिवली नहीं होगा, मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होगा, सिंपल का टाइम भी नहीं होगा, यही ऑप्शन हमारे लिए सही है। और आज का ये 50वां क्वेश्चन हम देखते हैं आपसे। 50वां, कौन सा लुईस छार नहीं है? तो BF3 यहाँ पर लुईस छार नहीं है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, BF3 यहाँ पर लुईस छार नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन सही दिया है। तो ये 50 क्वेश्चन के इसके आगे का डिस्कशन भी करूंगा, और आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इसमें गलत दिए। आप क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कि सर इन क्वेश्चन पर हमें क्लेम करना है, क्या ये क्वेश्चन सही है? हमारा नंबर नोट करिए, 94 73 70 27 11। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।